जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु होने के बाद हम जानेंगे आर्यन लेडी दीनवाला से कि आज देश क्या खोया उनके जाने के बाद। यही तमाम बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं आर्यन लेडी दीनवाला से। दीदी जोहार। जोहार। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आज अंतिम में विलीन हो जाएंगे, क्या उस पर कहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे देश वासियों के तरफ से, आदिवासी समाज के तरफ से, किसान समाज के तरफ से, दलितों के तरफ से, मेहनत का समुदाय के तरफ से मैं मनमोहन सिंह को मैंने अंतिम जोहार बोलते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। मनमोहन सिंह का जाना इस देश के लिए अपूरणीय क्षति है। विशेष करके आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, मेहनत का समाज के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण इलाके के सभी आम जनता के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में, जब वो प्रधानमंत्री रहे इस देश का, तब जिस सशक्त भारत की जो कल्पना की गई थी, वो सब भारत को सशक्त बनाने के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। 2004 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने 2014 तक रहे। इस बीच के देश में जो जितने भी जन पक्षीय जो योजनाएं आई, वो तमाम जन पक्षीय योजनाएं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई योजनाएं थी। और सभी जो योजनाएं थी बहुत ही इस देश के सुदूर गांवों में जो निवास करते हैं उनके आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, उनके राजनीतिक के विकास के लिए, और इस देश की में खाद्य सुरक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, गांव के पलायन को किस तरह से रोका जाए, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पूरी तरह से देश पे जो हम लोग पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आते थे कि योजनाएं ऐसे बनना चाहिए जो अंतिम पायदान में जो खड़ा है उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के हित को देखते हुए बनना चाहिए। जिसमें पहला उन्होंने जो बनाए वो था आपका वन कानून 2006। वो जो वन क्षेत्र में रहते हैं और जिनका जीवन वन पर आधारित है, जिनका भाषा और संस्कृति परंपरागत रूप में वनों पर, माने जंगल भूमि पर जो आधारित है, उनको वहाँ का मालिकाना हक दिया जाए। उसके लिए उन्होंने वन अधिकार कानून लाए, और वन अधिकार कानून लाए। उस कानून को आप देखेंगे तो जितने भी उसमें जो धाराएं हैं वो बड़े बड़े धाराएं हैं, और जिस तरह से उसमें वन अधिकार कानून में पूरा गांव का विकास गांव के हाथ में, गांव के संसाधन का मालिक गांव के हाथ में हो,
उसमें आपका जल स्रोतों का, पानी का मालिक गांव होगा, जंगल का मालिक गांव होगा, प्राकृतिक संसाधन का मालिक गांव होगा, माइनर मिनरल्स का मालिक गांव होगा, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माने वनोत्पाद का मालिक गांव होगा। वो गांव को कंसंट्रेट करके वो वन कानून 2006 में लाया गया, और वो पूरी तरह से कारपोरेट घराने के खिलाफ था, पूंजीवाद के खिलाफ बना है वो कानून। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन है। उसके साथ ही 2005-06 में जो मनरेगा कानून था, पहले नरेगा के नाम पर, बाद में मनरेगा, महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ा गया। वो पूरी तरह से गांव का जमीन, गांव का संसाधन, तो गांव के लोगों का जिंदगी गांव में ही रहे, उनको गांव में 100 दिन का रोजगार गांव में ही मिले, वो पलायन ना करे। जितना भी मानव श्रम है वो गांव क्षेत्र में जो है वो बाहर मजदूर के रूप में पलायन ना करे, और उसी के लिए मनरेगा कानून जो बनाया गया उसमें 100 दिन का रोजगार, मिट्टी काटने का, मिट्टी समतल करने का, रोड बनाने का, उसमें कृषि भी आएगा, उसमें आपका कृषि क्षेत्र में भी आएगा, उसमें कम्युनिकेशन विभाग में भी आएगा। तो तमाम जो ये विभाग उसमें जुड़ा हुआ था, पूरी तरह से गांव का विकास के लिए और गांव के मानव संसाधन को आर्थिक रूप से, कार्य रूप से सक्षम बनाने के लिए ये योजना लाई गई। और उसमें यह भी कहा गया था कि अगर किसी को 100 दिन का काम नहीं मिलता है तो 50 दिन का उनको बेरोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। ये हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए इस योजना को लाया। दूसरा योजना ये लाया, अभी जिस तरह से करप्शन के खिलाफ एक तरफ करप्शन को लेके राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लांछन लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर अंगुली उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि करप्शन 0 टॉलरेंस होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा मनमोहन जी थे जिन्होंने करप्शन को पूरी तरह रोकने के लिए, नीचे जड़ से करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने जन सूचना अधिकार कानून, आरटीआई कानून जिसको कहेंगे, 2006 लेके आए, ताकि नीचे से जो बार बार लोग बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं जाती हैं वो भ्रष्टाचार का बलि चढ़ जाता है, तो उन तमाम नीचे स्तर से छोटे योजनाओं से बड़े योजना में हर स्तर में करप्शन रुके, इसी के लिए ये आरटीआई कानून इतना सशक्त कानून लाया था, जिसमें कि हर व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार था कि आपके इलाका में कौन अधिकारी आपके इलाके के विकास के लिए कितना, किस किस योजनाओं में पैसा आ रहा है, इस योजनाओं का माने उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है, किस तरह से हुआ है, योजनाओं में पारदर्शिता है या नहीं है, योजनाओं को जिस तरह से ग्राम सभा के मार्फत से
उसको लागू करना है, ये तमाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको आप आवेदन देके संबंधित अधिक माने विभाग में आवेदन देके आपको सारा सूचना आप हासिल कर सकते थे। ये करप्शन को रोकने का सबसे सशक्त कानून आरटीआई कानून डॉक्टर स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाए थे। और उसके साथ ही राइट टू एजुकेशन, ये देश तब विकसित होगा, विकास के रास्ते में तब जाएगा, आगे बढ़ सकता है जब शिक्षा का अधिकार सब कोई को होगा। भांगी का बेटा, अडानी का बेटा अगर कैम्ब्रिज में पढ़ता है तो इस देश का भांगी का बेटा भी कैम्ब्रिज में, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। इस तरह से राइट टू एजुकेशन में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का, दलितों के बच्चों का, मेहनत का मजदूरों के बच्चों का, आदिवासियों के बच्चों का, दलितों के बच्चों को, उसको भी समान शिक्षा का अधिकार मिले। उसके लिए उसी समय मनमोहन के समय ही ये राइट टू एजुकेशन का अधिकार, वो कानून भी लाया गया। और उसके साथ हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी ये कहा जाता है कि 1 रुपया किलो में देश का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार दे रही है और उससे देश को पाल रहा है। लोग ऐसा कहते हैं, ये देश के लोगों को भ्रम है, इसलिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून हमारे दिग्वंत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून लाया गया था और उसमें कहा गया था कि देश का कोई भी नागरिक भूखे नहीं सोएगा, हर किसी को भोजन का अधिकार होगा, हर किसी को स्वस्थ रहने का अधिकार रहेगा। ये कानून खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कानून उसी समय लाया गया था। और वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लाया गया था, वो सिर्फ आपका भोजन के अधिकार करने का मतलब आपका अनाज देने तक का, भोजन वस्तु देने लेने तक का वो कानून नहीं था। वो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी वो कानून में प्रावधान है, ताकि ये देश से हर स्तर में कृषि के क्षेत्र में, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 80% जो देश की जनसंख्या गांवों में रहती है, उनका विकास, सर्वांगीण विकास हो, इसी के लिए ये खेती किसानी में विकास होगा। किसान आगे बढ़ेंगे तो बाकी जो वर्ग है वो तो आगे बढ़ेगा ही। इसलिए ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी लाया गया था। और उसके साथ मुझको अच्छी तरह से याद है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और योजनाओं में हर किस को शामिल करने की बात करते हैं, मुझको याद है 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून जब बन रहा था 2010-11 में, तब कई कमेटियां बनी थी मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के अगुवाई में, और वो देश के किसानों से, देश के आदिवासी परंपरागत जो व्यवस्था में जितने मानकी हैं, मुंडा हैं, ग्राम सभा है, पढ़ा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आंदोलन के मने अगुए हैं, उन लोगों को बुला बुला के उनसे ये परामर्श लिया जा रहा था कि जमीन अधिग्रहण कानून किस तरह से बनना चाहिए। सब हाँ, असली की
मैं भी आंदोलन में थे उस समय? आंदोलन में मैं थी। मेरे लिए तो सबसे बड़ी ये न थी कि उस समय जमीन बचाने का आंदोलन कर रहे थे, यहाँ नगरी आंदोलन चल रहा था और उसके पहले और मैंने दू डैम का आंदोलन भी चल रहा था और मैं भी उस समय उस कमेटी में मैं भी थी। हम लोग को भी बुलाया जाता था वहाँ आपका किसान भवन में और मैं सोचती थी मैं जाऊं नहीं जाऊं, फिर लेकिन नहीं, ये गवर्नमेंट बुलाया है, जाना चाहिए। हम लोग भी अपनी बातें रखते थे और वो कानून बन के तैयार हुआ आपका 2013 में और वो कानून पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा की गारंटी को और मजबूत करने के लिए था, किसानों के जो जबरन जमीन का बेदखली किया जाता है उसको रोकने के लिए था, विस्थापितों को राहत दिलाने के लिए था और उसके साथ ही 5वीं अनुसूची और पेशा कानून को पूरी तरह से समर्थन देते हुए जमीन अधिग्रहण जबरदस्ती नहीं लेकिन ग्राम सभा के परामर्श पर ग्राम सभा के इजाजत के बाद ही जमीन अधिग्रहण किया जा सकता है। ये 2013 का कानून, ग्राम सभा का सहमति मिलेगा उसके बाद कुछ होना है। ये कानून सब मनमोहन सिंह के समय ही बना था। तो ये जो मैं हो सकता है कुछ कानून जिसमें कि मैं मुझको याद नहीं है, लेकिन मैं जिन समुदाय से जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हूँ, दलितों का, आदिवासियों का, किसानों का, गांव के लोगों का, मेहनतकश लोगों का, तो मुझको अच्छी तरह से याद है वो राइट टू फूड, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये तमाम चीजें उसी समय लाया हुआ था। मुझको उस समय क्या याद है, एक ये नगरी में जब 270 एकड़ जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उस समय लोकतंत्र को डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो सरकार थी ना, मैं उसको उस रूप में देख रही हूँ। वो आप हो सकता है वो हमारे अनुभव में ये रहा, लेकिन बड़ा मेरे अनुभव में जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जिससे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसको मैंने देखा जब नगरी में 227 एकड़ जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय एक तरफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और केंद्र में मनमोहन की सरकार थी। जब ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश थे, मैं उस बीच में मुझे जेल भी ले जाया गया था। यहाँ राज्य सरकार आंदोलन को रोकना चाह रही थी। तब मैं जेल में थी 3 महीना। जेल से निकलने के बाद प्रभात खबर के संपादक, तत्कालीन संपादक जयराम रमेश जी को प्रभात खबर बुलाए थे, तब मुझे भी बुलाया गया था। उसमें मैं अकेली सामाजिक क्षेत्र से थी। मुझे बड़ा संकोच था, इसलिए कि ट्रिपल आईटी जैसे जो संस्थाएं थी वो आपका केंद्र सरकार का था। तब जो ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान वो केंद्र सरकार का है और मैं केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही हूँ। और जब ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी प्रभात खबर में आए हुए हैं, तब तत्कालीन संपादक हरिवंश जी मुझको बुलाए कि दयमनी मैं चाहता हूँ तुम आओ। तो मैं सोचने लगे कि जाऊं ना जाऊं, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं तो देश का नागरिक हूं और मुझको लड़ने की आजादी है, तो मुझको अपने सरकार के सामने भी जाना चाहिए। तब मैंने मन बना लिया कि जाना चाहिए। मैं गई, मैं उनको जयराम रमेश जी को पूरा फाइल दी
मैं जितना भी आरटीआई से, मैं यहाँ भू अर्जन विभाग से मैं निकाली थी आरटीआई से, और आरटीआई में जो जवाब मिला था भू अर्जन विभाग से कि 158 जमीन मालिक थे, उसमें से सिर्फ ही 21 लोगों ने जमीन का मुआवजा लिया है, बाकी लोगों ने नहीं लिया है। वो ट्रेजरी में उनका मुआवजा का पैसा है। हमने, लोग बोलते थे कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लिया है, जमीन खरीदा है। मैं वहाँ आरटीआई डाली, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, हमने तो जमीन खरीदा ही नहीं, तो हम मुआवजा कैसे देंगे। हमने कोई जमीन यहाँ पर नहीं खरीदा है। वो 2 विभाग से बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया। मैंने पूरा कागजात जयराम रमेश जी को थमाई, पूरा फाइल, और मैं बोली कि आप इसको स्टडी कीजिए, हम लोग लड़ रहे हैं, आपके योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आप इसको स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद मैंने मुंह से भी कहा कि ये जमीन किसानों ने नहीं बेचा है, ये जमीन किसानों ने नहीं बेचा है, और सरकार इसको खरीद भी नहीं पाई है, इसलिए कि उनको मुआवजा दिया ही नहीं है। अब पूरा फाइल को उस दिन मैं ये पूरा फाइल सौंपी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी को, और मैं श्रद्धांजलि मैंने पूरा किसानों के तरफ से मैं फिर से अर्पित करना चाहती हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को, कि उनके मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे लोग थे, और जिन्होंने, जयराम रमेश जी ने 15 दिन के भीतर में, 20-21 दिन के भीतर में पूरा उसको पढ़ लिया, और यहाँ आपका प्रोजेक्ट बिल्डिंग में प्रेस वालों को बुला के कह दिया कि देवमणि बारला मुझसे मिली थी, और जो फाइल दी हुई मैंने पूरा उसका स्टडी किया। ये नगरी के किसानों का जमीन बहुफसली जमीन है, और वो बहुफसली जमीन को बचाने के लिए किसान लड़ रहे हैं। मैं उनके साथ हूं, और यहाँ पर जो ट्रिपल आईटी है, आईटीआई होगा, वो यहाँ पर ट्रिपल आईटीआई वो किसानों के बहुफसली जमीन में नहीं बनेगा। उसको हम उधर जो पथरीला जमीन है सुकुरहुट्टू में, वहां हम ले जाएंगे। और वो ऐसा ही हुआ। किसानों का जमीन को ट्रिपल आईटी के नाम से जो लेने की बात हो रही थी, आंदोलन का आवाज को मनमोहन सिंह का सरकार ने सुना, और फिर नगरी का जमीन बचा। तो मैं इस डेमोक्रेसी को स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस राजकाल को मैं देख रही हूँ, और आज निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शांति मिले। देश को फिर से इस तरह का प्रधानमंत्री की जरूरत है। जो उन्होंने जो कानून बनाया, वो कानून में अभी छेड़छाड़ हो रहा है। उस कानून को खत्म करने की कोशिश वर्तमान में जो भी केंद्र की सरकार है वो कर रही है। तब हमें फिर से उस तरह के प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो देश का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए तो ये बहुत ही हम लोग के लिए मैंने ऐसा महसूस होता है कि हम लोग को अनाथ छोड़ के चले गए। इसलिए कि इस तरह का जो मैं जितना बात बताई वो कोई कहानी नहीं, लेकिन 2005 के बाद लगातार मैं जन आंदोलन में रह के, आदिवासी संगठन के साथ रह के, झारखंड का आंदोलन या तो पूरे देश में जो आंदोलन चला उसके साथ भी रह के हमने इन चीज़ों को देखा है। तो हम पूरे दिल की गहराई से
हम पूरे समाज की तरफ से फिर से हम स्वर्गीय मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आर्यन लेडी जैनवाला की बात। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो मृत्यु हो जाने के बाद किस तरह से देश वासियों के हैं या फिर जिस तरह से आंदोलनकारी भी हैं और जैनवाला अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि उन्हीं जैसा आप प्रधानमंत्री की जरूरत है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को ही देश में मजबूत किए थे और उनके 10 साल के कार्यकाल को जिस तरह से बताए कि जब आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन में उनके मंत्रिमंडल में जो कृषि मंत्री थे जब उनसे मिले और अपने पत्र को या ज्ञापन कहे उस सौंपे तो उनको जब रेडी किए पढ़ करके तो लगा कि नहीं, ये किसानों का जमीन है, इसको नहीं यहाँ पर कॉलेज ITI जो ही बनना था नहीं बनना चाहिए। मैंने एक आंदोलनकारी को आवाज को सुना जाता था, इसे लगातार जो उनको जानने के बाद जो इनका दर्द है वो दर्द को अपना बयां कर रहे हैं। उसी टाइप का अभी प्रधानमंत्री की जरूरत है। जिस तरह से वो कानून लाए थे, RTI हो या मनरेगा हो, ये तमाम जो भी उन जो लाए वो सिर्फ गरीब जनता के लिए लाए थे, इनकी नीचे स्तर के लोग को सुविधा मिले, नीचे स्तर के लोग को जान सके। लेकिन उनका जो लाया हुआ कानून आज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता भी दिख रहा है। लेकिन हम इस बात को कहेंगे, जिस लगातार दयानिधि इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ही अभी देश की जरूरत है। तो देखना होगा अब उनके 10 साल का कार्यकाल को तो दयानिधि लगातार बताए कि किस तरह से उनके कार्यकाल में ये काम भी किए, आंदोलन भी किए और आंदोलन में सफल भी हुए और इनकी बातों को सरकार सुने और उस पर अमल भी किया। लेकिन अब देखना होगा जो इस सरकार का है वो किस तरह का, इस पर भी बाद में चर्चा करेंगे जिससे कि उनके 10 साल का कार्यकाल को और अभी का जो कार्यकाल 10 साल का है वो उसको कैसे देखते हैं, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहीं पर हम इस खबर को अंत करते हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।